साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो, कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है लोक सेवक के अधिकार से, खासकर तब जब उस लोक सेवक पर एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस या सीबीआई ये कहते हुए कार्रवाई करती है कि उसके पास जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कहते हैं असेस्ड, वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इनकम। और यूजुअली इस स्नैरियो में एक केस जो है वो दर्ज होता है धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट के तहत, जिसको हम कॉमनली कहते हैं द केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेट ऑफ असेस्ड। वर्ड इंडिकेट कर रहा है डिसप्रपोर्शनेट कि जो भी प्रपोर्शन में असेस्ड हैं उस प्रपोर्शन में इनकम नहीं है, तो इनकम से बहुत ज़्यादा जो है असेस्ड क्रिएशन हो गया, जिस कारण लोक सेवक ने जो आय अर्जित करी है उससे कहीं गुना ज़्यादा उसने असेस्ड क्रिएट कर दी, जिस कारण लोक सेवक जो है बेईमान है, इसने पद का जो है दुरुपयोग करा है। ऐसी कानून की अवधारणा जो है अवेलेबल है। पर साथियों जरा सोचिए, क्या वास्तव में आप लोग भ्रष्ट हो, बेईमान हो, या आपको गलत जो है फंसा दिया गया है? हर आदमी यही कहेगा कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, मुझे गलत फंसा दिया गया है, पर बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा दोस्तों। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिस पे हमको जोर देना होगा, ध्यान देना होगा, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही मुकदमों का हम शिकार होते रहेंगे। साथियों एक रिसेंट मामला जो है दिखाई दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बात थी यूपी जोन को लेके। यूपी में क्या हो रहा है स्थिति कि यूजुअली ऐसे स्नैरियो में केसेस तो बुक हो रहे हैं, पर धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट में नहीं। किस में बुक हो रहे हैं वो? धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी एक्ट के तहत। हालांकि दोनों धाराएं अलग अलग हैं, उनके ऑपरेशन अलग अलग हैं, बट बड़े हैरानी की बात है कि वास्तव में इनके एप्लीकेशंस क्या हैं ये पता ही नहीं है विजिलेंस या एंटी करप्शन ब्यूरो को। बेसिकली धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी और पीसी एक्ट इंडिकेटिंग ऑफ फैक्ट दैट कि किसी लोक सेवक ने अपने आप को अनजस्ट इनरिच किया है। अब ये अनजस्ट इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको देखने को मिलता है धारा 68 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि जो कुछ आपका नहीं है वो आपने ऑक्यूपाई कर लिया और उसको अकाउंट फॉर नहीं करा, कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ये कहावत यहाँ पर फिट बैठती है। भाई आपके पास कोई लिक्विड मिल गया और उस लिक्विड का जस्टिफिकेशन नहीं है। लिक्विड मीन्स कैश, कि कोई मनी घर में मिल गया वो कैश में, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है वो असेस में, वो उसी रॉ फॉर्म में जैसा आपने उसको ऑब्टेन कर लिया, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। पर अगर वो कन्वर्ट हो गया असेस्ड फॉर्म में और उसका आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं है, देन इट इज अ केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेट ऑफ द असेस्ड। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। साथियों जो मामला मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पारित हुआ है 4 दिसंबर 2024 को। निरंकार बनाम स्टेट ऑफ यूपी इस केस का जो है टाइटल है 2025 लाइव लॉ पेज 90, इसका साइटेशन है। जो कंसर्न लोक सेवक है ये है कौन मालूम है आपको? ना तो ये बाबू है, ना कोई एलडीसी है, ये व्यक्ति है असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर, बहुत बड़ी पोस्ट है। इस व्यक्ति पे मुकदमा चला धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी एक्ट का। एफआईआर दर्ज हो गई, ये क्वेश्चनिंग में जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट, पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इनकी बात नहीं सुनती है। अल्टीमेटली 11/1/2024 को इनकी पिटीशन भी खारिज हो जाती है। साथियों कुछ ऐसे फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आए जिसका अवलोकन करना आवश्यक है। अगर हमने उसको अवलोकित नहीं करा, उसको नहीं सुना, तो हम पूरा स्टोरी समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ इस केस में। साथियों इस केस में 2 एफआईआर हैं। एक एफआईआर हुई वर्ष 2018 में इनके विरुद्ध। वो एफआईआर थी धारा 420, धारा 467, 468, 471, 120B आईपीसी के तहत, और इसके अलावा धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट भी जोड़ दिया गया कि चीट भी किया, गबन भी कर लिया, इसके अलावा इन्होंने फॉर्जरी भी कर ली और अल्टीमेटली पद का दुरुपयोग भी किया। साथियों उस मामले में इनको जो है बेल मिल गई और मामला जो है पेंडिंग है फॉर ट्रायल। साथियों बेसिकली ट्रेंड है एंटी करप्शन ब्यूरो का कि जब भी किसी लोक सेवक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी पीसी एक्ट के तहत, तो ये लोग धारा 13(1)E के एंगल से भी जांच करेंगे ही करेंगे। अब लोक सेवक जो है कांपता है कि भाई घर में विजिलेंस आ गई, घर में सीबीआई आ गई और सर्च कर लिया, अब तो मौत निश्चित है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सर्च करने से कोई भी कार्रवाई आपके खिलाफ कंक्लूसिव नहीं होती है। दे हैव टू सस्टेन द फैक्ट दैट यू आर कल्प्रेट, विदाउट सस्टेनिंग दिस फैक्ट यू कैन नॉट बी अ गिल्टी। तो जो ये मामले हैं डिसप्रपोर्शनेट ऑफ असेस्ड के, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है? देयर मस्ट बी अ सर्च। दूसरी बात है सर्च बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, जिसके लिए एसपी ऑथराइज है, जिसके लिए आप धारा 17 पीसी एक्ट को पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी इन्वेंट्रीज होंगी उसकी प्रॉपर लिस्ट मेंटेन करनी है, और इसके अलावा संबंधित
उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी करवाने हैं, जो लोग घर में उपस्थित हैं, और इसके अलावा आपको रूल नंबर 47 सीबीसी की लाइट में इसका स्पष्टीकरण भी पूछना है। इस केस में क्या हुआ, सिंपल नोटिस दे दिया कि भाई आपके पास कितनी असेस्ट है बताइए, आपके पास क्या इनकम है बताइए, और इन भाई साहब ने अपनी इनकम डिटेल और अपना असेस जो है वो सबमिट कर दिया। आप एक बात ध्यान रखिए कि वो जो नोटिस दे रहे हैं वो नोटिस किस प्रोविजन में दे रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 संविधान के तहत आपको आपके खिलाफ ही एविडेंस गढ़ने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, और आप ऐसे नोटिस का जवाब दे रहे हैं, इसका कानून में कोई मान्यता नहीं है। अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो आप जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि 94 BNSS के तहत भी ये कह सकते हैं कि ये नोटिस हमने उस धारा के तहत दिया है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि बेसिक साइटेशंस हैं इस समय कि अंडर सेक्शन 19(1) CRPC, जो कि बिल्कुल समानांतर है विद सेक्शन 94 ऑफ BNSS, किसी भी आरोपी को कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आप इंक्वायरी कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपका अधिकार है, बट ऐसा करते समय आप आरोपी के जो संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, उसको प्रभावित नहीं कर सकते, जो इस केस में हो गए। सभी डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हुए। कंसर्न्ड विजिलेंस का मानना यह था कि इनकम तो है मात्र 94 लाख रुपये समथिंग, और जो असेस्ड और जो एक्सपेंडिचर है वो है 1,16 लाख रुपए। 21 लाख रुपए एक्सेस में है। इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हुई विजिलेंस डिपार्टमेंट को, अल्टीमेटली FIR कर गई। अब अल्टीमेटली इन्होंने सबमिशंस भी दिए, समझाने का प्रयास भी करा विजिलेंस को, बट कोई सुनने को तैयार नहीं था। मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट तक हार गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, केवल 2 तर्क दिए जिसमें केस जो है साफ हो गया। तर्क नंबर 1 कि विजिलेंस की जांच ही बेकार और अनप्रोफेशनल है। इनका कहना यह था कि मेरी वाइफ की अर्निंग है वो है योगा से और एग्रीकल्चर से, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात उसका रिटर्न कह रहा है चीख चीख के। हमने रिटर्न सबमिट किए, उस चेक पीरियड के अंदर भी सबमिट किए, और अल्टीमेटली हमने कॉपीज दी रिटर्न की कंसर्न विजिलेंस को विद रिक्वेस्ट कि मेरी वाइफ मेरे साथ में रह रही तो उसकी इनकम को मेरे साथ देखा जाएगा, क्योंकि हम एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में रह रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में क्लम्पिंग का कंसेप्ट लागू हो जाएगा, और मेरी इनकम और मेरी वाइफ की इनकम जुड़ जाएगी, और जो भी एक्सपेंडिचर है उसके कॉन्टेक्स्ट में और जो असेस्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखा जाएगा। तो इन्होंने जोड़ के बताया कि जो हमारी इनकम है उस चेक पीरियड की वो है करीबन 1,21 लाख रुपए के आसपास, और जो खर्चा और जो असेस्ट बना है वो है 1,16 लाख रुपए के आसपास। तो ऐसे सिनेरियो में हमने कोई भी जो है गलत तरीके से प्रॉपर्टी का अर्जन नहीं किया है। इस पॉइंट को जो है कंसीडर नहीं करा कंसर्न विजिलेंस ने, तो कोर्ट ने घातक माना। दूसरा का कहना यह था कि भाई महंगाई बढ़ रही है। दूसरी बात है, कुछ प्रॉपर्टी में होता है डेप्रिसिएशन, और कुछ प्रॉपर्टियां जो है समय के साथ साथ अपना वैल्यू जो है वो खो देती है। तो ये भी पैरामीटर जो है देखने पड़ेंगे विजिलेंस को। अगर ये लोग काम करेंगे मैकेनिकल वे में तो हर लोक सेवक का ऐसे मुकदमे में फंसना संभव है। तो कोर्ट ने कहा कि आपको मैकेनिकल अप्रोच जो है नहीं रखनी है, आपको हर एक पैरामीटर में जो है जांच करनी है। अगर आरोपी जो है ज्ञापन दे रहा है आपको तो उसको कंसीडर करो। साथियों, अल्टीमेटली प्रोसीडिंग को जो है क्वेश कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, पर ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली बात ये कि धारा 13(1)E या धारा 13(1)B में केस बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, बट डर गए घबरा गए तो वैसे ही मारे गए। मन के जीते जीते हैं और मन के हारे। मन से हारना नहीं है, मन से आपको वर्कआउट करना है। अगर आपका सर्च हो भी गया है तो सबसे पहले आपको आएगा नोटिस, उस पर जवाब देने के लिए आप बाउंड हो। जवाब आपको बनवाना है तरीके से। अगर जवाब तरीके से आप दे दोगे, प्रॉपर स्पष्टीकरण होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दूसरी बात है कि आपकी वाइफ की इनकम अगर बच्चे उस अवधि में कमा रहे हैं जो चेक पीरियड है तो उसको जो है कंसिडर कराइए। और अगर आपने कोई असेस क्रिएट भी किया है, उसके अगेंस्ट में लोन लाइबिलिटी है या किसी ने गिफ्ट किया है, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है बना के चलिए। एक्चुअली होता क्या है, हम शुरू में लापरवाही करते हैं, खुद कमा रहे हैं, भाई बेरोजगार है, बच्चे बेरोजगार हैं। तो इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान देना होगा। विविधता किसी में भी आ सकती है, आज नहीं तो कल आएगी, पर आपको अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के चलना होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर है वो है इनकम टैक्स का रिटर्न। अगर वाइफ की इनकम शो कर रहे हैं, वाइफ साथ में रह रही है, तो वो आपकी इनकम में ऐड होगी। अगर बच्चे उस चेक पीरियड में अर्न करने की स्थिति में है तो उनका रिटर्न्स भी है, ये भी शो है, तो ये भी आपको जो है फायदा मिलेगा। तो फायदा हर एक चीज़ का है, बट डिपेंड है आपके ऊपर। अगर बच्चे नहीं कमा रहे सैलरी से, दे कैन डू देयर ओन बिजनेस, मना थोड़ा ना इंडिया के अंदर। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप हर एक पैरामीटर पर काम करो। अगर नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा, आप ही मारे जाओगे। तो इंसेप्शन पे जगना होगा, इंसेप्शन पे वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर बेस प्रॉपर है तो आगे लड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया अपने को? तो इससे साथियों, ये जजमेंट जो है आप नोट रखिए।
ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो ये जजमेंट जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो उसकी लाइट में जो है नोट्स रेडी कीजिए। तो नोट्स में क्या रेडी करना है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और इसके अलावा इनकम ऑफ वाइफ, इनकम ऑफ चिल्ड्रन इफ एनी। उसके अलावा जो असेस आपने इनहेरेंट करी है वो चीज़ आ जाएगी। अगर गिफ्ट में है तो वो आ जाएगी। असेस जो है किसी और की है और आप उससे जुड़े हुए, मीन्स आपके पिताजी की, माताजी की, तो उसको स्पष्ट कर दें। कोई अपने शेयर को ऑक्यूपाई किया है उसको स्पष्ट कर दें। आपने लोन लिया है उसको स्पष्ट कर दें। बट प्रॉपर जो है चीज़ों को बनाते हुए चलें। अगर कोई टूल है डेप्रिसिएशन का एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसको अवेल करें। रिटर्न को जो है प्रॉपर फाइल करें ताकि हमें दिक्कत जो है बाद में झेलने को नहीं पड़े। क्लियर है? तो घबराएं नहीं, सामना करें मुसीबतों का, बट हंस के, मुस्कुरा के एंड लीगली, एंड डेफिनेटली वी विल बी सक्सीडेड। साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।